तो संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में क्या था, प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। अमेरिका का जो संविधान बना, उस संविधान में सर्वप्रथम क्या था, प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था अमेरिका के संविधान में। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, अन्य देशों ने इस चीज को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये चीज अगर बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ पे स्टार्ट की गई, प्रस्तावना लिखना प्रारंभ किया गया अमेरिका के संविधान में। उसके बाद इसको अन्य देशों ने अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल था। भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को जगह दी। तो प्रस्तावना के परिचय, भूमिका, प्रस्तावना किसको कह सकते हैं, एक तरीके से कोई भी चीज हम समझते हैं, कोई भी बुक होती है, पुस्तक होती है, कोई भी, उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना मतलब उसका परिचय। ठीक है, उस पुस्तक से, उस साहित्य से, है ना, या संविधान से परिचय कराना का परिचय जिसकी होती है, जिसको भूमिका कह सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। उद्देशिका भी कहते हैं संविधान की इसको। तो इस संविधान का एक तरह से इस प्रस्तावना में क्या है, संविधान का सार है, सारांश कह सकते हैं। तो प्रख्यात न्यायविद, संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पॉलीवाल ने संविधान को यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि कौन से विद्वान थे। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बने कि संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले विद्वान कौन है, तो N.A. पॉलीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर इस संविधान सभा द्वारा इस प्रस्तावना को बनाया गया। ठीक है, उसी आधार पर इसको अपनाया गया। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान, देखो 42वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ी भूमिका हर जगह निभाता है। बहुत संशोधन इसमें वो एक तरह से इसको मिनी संविधान भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1976 में जो हुआ था। इसमें इस तो संविधान की जो प्रस्तावना शुरुआत में दी गई थी, तो 42वें संविधान संशोधन के बाद इसमें से इस संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इनमें सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपको याद रखना कि किस संविधान संशोधन में इसमें ये 3 शब्द शामिल किए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के में। इसको इन 3 चीजों को इनमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इसके पहले संविधान, जब मूल संविधान बना था, उसमें ये 3 शब्द नहीं थे संविधान में। अब संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात करें, तो वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार, ये जो प्रस्तावना है कैसे इस रूप में हमारे सामने आती है। जब हम संविधान में देखेंगे तो हमारे सामने प्रस्तावना ऐसे हमें लिखी मिली है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है जिसमें ये सारी चीजें वर्णित है। तो जिसमें हम समझ सकते हैं कि संविधान क्या है, भारत का एक समाजवादी, जो संविधान भारत का बना वो कैसा है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नागरिकों को न्याय दिलाने में विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में, अखंडता को सुनिश्चित करने में और बंधुत्व को बढ़ाने में हमारा संविधान एक महती भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान की मूल प्रस्तावना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो जैसा संविधान में लिखा है वही चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना के तत्व। कौन कौन से तत्व हैं प्रस्तावना में जो सम्मिलित हैं? तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, जिनमें से एक है संविधान के अधिकार का स्रोत।
भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। ये 4 चीजें हमें संविधान के प्रस्तावना में मिलती हैं। तो संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो प्रस्तावना कहती है कि भारत संविधान के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारतीय संविधान किससे ग्रहण करता है शक्ति? भारत के लोगों से, है ना। उसमें लिखा है ना, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसके ये शक्ति किसको, भारत ये अधिकार स्रोत किसको अधिकार देता है? भारत के लोगों को ये अधिकार देता है। भारत के लोगों से ये शक्ति अधिग्रहित करता है हमारा संविधान। ठीक है, तो संविधान का पहला स्रोत क्या है? भारत के लोग। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहित करता है। दूसरा इसका तत्व है समाज, भारत की प्रकृति बताता है ये कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत किस तरह का देश है। तो ये घोषणा करती है संविधान, ये उद्देशिका ये कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। यानी न कोई विशेष धर्म को मान्यता देता है, न यानी कि एक समाजवादी व्यवस्था भी है, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था भी है ना। इन सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप चलने वाला भारत एक देश है। ये हमारी प्रस्तावना कहती है कि भारत प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये हमारे भारत की प्रकृति को बताता है कि भारत किस तरह का देश है। ठीक है, उसके बाद तीसरा तत्व आता है इसका संविधान का, कि संविधान का उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य क्या है। संविधान बनाने के उद्देश्य क्या है हमारे, क्यों बनाया गया? तो ये बताता है कि इसके अनुसार संविधान बनाने से न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य, यानी लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, बंधुत्व की भावना हो आपस में, ये सब सुनिश्चित करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, तीसरी चीज ये थी। चौथा क्या था? संविधान लागू होने की तिथि। एक चीज ये भी इसमें मिलती है कि संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान की तिथि का ये उल्लेख करते हैं। ठीक है, एक इसका जो तिथि इसमें है मार्गशीर्ष, वो ध्यान नहीं आ रहा, उसमें हमने उस नोट्स में लिख दिया है जो चीजें हैं उसमें। ठीक है, उसमें जो हिंदी महीनों के आधार पर वो तिथि भी लिखी है, जिस तिथि को इसको 26 नवंबर 1949 को जो तिथि थी मार्गशीर्ष होता महीना, वो उस दूसरे वाले नोट्स में हमने लिख दिया। ठीक है, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। उसके बाद प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से, इनकी बात करें तो प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया, तो वो शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय व्यवस्था। ठीक है, और लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये सभी क्या है? प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं। ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अब इनका मतलब क्या होता है संविधान में, इन सारी चीजों का क्या मतलब है अगर हम इनकी बात करें संविधान में। तो सबसे पहले बात आती है संप्रभुता किसे कहते हैं। संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता क्या है? इसका आशय क्या है कि भारत ने ना तो किसी देश पर, भारत ना किसी संप्रभु देश है, यानी अपना वो ना किसी देश पर उसने कोई मतलब भारत ना किसी देश पर निर्भर है, ना किसी देश का मतलब उस पर कोई शक्ति है, ना किसी देश का कोई वो उपनिवेश है, ना कोई बाहरी ताकत उस पर अपना हस्तक्षेप करती है। यानी एक संप्रभुता है भारत की अपनी। और कहते हैं, और 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार करते हुए ये ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था 1949 में, जब भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना था। उसके बाद संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। तो भारत यानी कोई भी देश भारत पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, यानी भारत अपना एक संप्रभुता है भारत की। तो ये इसका हुआ, इस एक संप्रभु राज्य होने के नाते मतलब भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा भी छोड़ सकता है। तो ये उसकी संप्रभुता है। उसके बाद यानी कि हर तरह से अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र। समाजवादी दूसरा शब्द आता है हमारे संविधान में, समाजवादी। समाजवादी इसका तथ्य क्या है? वर्ष 1976 के 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, उसमें यह शब्द जोड़ा गया। इस संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, लेकिन ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या था? ये समाजवादी विचारधारा को ही व्यक्त करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया कि भारतीय समाज
भारत क्या है, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का जो समाज है वो कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि ना कि ये साम्यवादी समाज, यानी जिसमें राज्याश्रित समाजवाद भी कह सकते हैं, मतलब जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मतलब भारत में समाजवादी व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना ही पूंजीवादियों का बोलबाला है और ना ही समाजवादियों का है। एक मिश्रित व्यवस्था को लेकर के, दोनों के गुणों को लेकर चलने वाली ये व्यवस्था है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना। और भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक तरह से मिला जुला रूप है। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर जिसमें ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। तो भारत कैसा है, एक समाजवादी गणराज्य है। ठीक है, तीसरा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलता है धर्मनिरपेक्ष। तीसरा शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका अर्थ क्या है, ये भी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसी ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में क्या कहा गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। हर व्यक्ति भारत में स्वतंत्र है अपने धर्म के अनुसार चलने का, अपने धर्म को मानने के लिए। कोई किसी के ऊपर एक बंधन नहीं है, कोई किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे देश मतलब धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता है, सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। कोई विशेष धर्म भारत के लिए, भारत देश के लिए नहीं है, सभी धर्मों का आदर यहाँ होता है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरा शब्द, देखो जो शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ेंगे वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष, पहला क्या था, समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा आता है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। ठीक है, ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, यानी सर्वोच्च शक्ति। लोकतांत्रिक का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र शासन जिसको कहते हैं। दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसमें क्या होता है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। आज भी आप आम चुनाव होता है जो भी देखते हैं हम, क्या है, जनता चाहती है तो जिसको सत्ता मिलती है, जनता ही चाहती है तो सत्ता से दो पल में नीचे भी गिरा सकती है ना। तो सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र दो प्रकार का हुआ, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हुआ। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 तरह के औजार भी होते हैं। ठीक है, और उसके तो भारतीय संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक है, जहां सर्वसत्ता जनता के हाथ में होती है। तो भारतीय संविधान में क्या है, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव होते हैं, कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भेदभाव का अभाव है। भारतीय राज्य व्यवस्था के ये सारे क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल एक विस्तृत रूप में किया गया, जिसमें क्या था, राजनीतिक केवल लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। मतलब इसका तात्पर्य फिर राजनीतिक लोकतंत्र से ही नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र भी होना है और आर्थिक लोकतंत्र भी इसमें सम्मिलित है। तो इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने समापन संभाषण पर विशेष बल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसका अर्थ वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना करते हैं, और यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए
तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाएगा। तो ये अम्बेडकर ने ये बातें कही कि ये सारी चीजें लोकतांत्रिक गणतंत्र राजनीति में ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक गणतंत्र की गणतंत्र भी होना चाहिए। तीसरा शब्द आता है गणतंत्र। ये हमारे संविधान का पांचवा जो शब्द आता है अगला, वो क्या है? गणतंत्र शब्द है। गणतंत्र क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दो वर्गों में इसको बांटा जा सकता है, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र। तो भारत कैसी व्यवस्था है? भारत में गणतंत्र व्यवस्था है ना, राजशाही तो है नहीं, गणतंत्र है। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है? राज्य का प्रमुख राजा यानी रानी, उसके उत्तराधिकारी के माध्यम से ये राज्य क्रम चलता रहता है। जैसे ब्रिटेन में आप देख सकते हैं शाही परिवार है उनके, ऐसे वो क्रम राजाओं वाला चलता रहता है। तो वो कैसी है? राजशाही व्यवस्था है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख होता है और हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए वो चुन कर आता है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या है? एक निश्चित समय होकर के चुन कर लाए गए प्रतिनिधि होती है, निश्चित समय तक ही वो शासन कर सकते हैं। अगर वो राज्य के अनुरूप नहीं कार्य करते हैं तो जनता उनको बेदखल भी करती है, ठीक है। तो इसलिए भारत में भी क्या है? गणतंत्र प्रणाली अपनाएगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ बताया गया है कि भारत का प्रमुख कौन होगा? अर्थात राष्ट्रपति। भारत का प्रमुख जो है कौन है? राष्ट्रपति होता है और वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष कोई चुनाव नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जो भारत का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए 5 वर्ष के चुना जाता है। और ये भी दो बातें और सम्मिलित थी गणतंत्र में, कौन कौन सी? की पहली ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति यानी जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी क्या थी? कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। तो ये गणतंत्र व्यवस्था है, ठीक है। अगला छठा शब्द आता है हमारे संविधान का, न्याय। प्रस्तावना में न्याय क्या था? 3 रूपों में शामिल किया गया, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों तरह के न्याय होने चाहिए, लोगों को मिलने चाहिए। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए भी की जाती है। ये न्याय किसके थे? जो हमारे अधिकार दिए गए, जो मौलिक अधिकार दिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है? न्याय व्यवस्था के तहत ही इस शब्द की भूमिकाओं को साकार करते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये क्या है? सामाजिक न्याय कहलाया। आर्थिक न्याय क्या कहलाया? आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आकर वो आर्थिक, यानी इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। आर्थिक न्याय के तहत सबको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद राजनीतिक न्याय का मतलब हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या बात अपनी सरकार तक पहुंचाने की। तो इस 3 तरह का न्याय भारत का संविधान जनता को, लोगों को प्रदान करता है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को कहां से लिया गया था? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया। उसके बाद एक अगला शब्द आता है हमारे संविधान के प्रस्तावना में, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जिसका तात्पर्य है स्वतंत्रता, यानी लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक या अनुपस्थिति अथवा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता कहलाता है। तो प्रस्तावना का मतलब हर व्यक्ति के लिए, स्वतंत्रता का मतलब हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित की जाती है। हमारे संविधान में ये वर्णित है, ठीक है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा भी व्यक्ति खटखटा सकता है। और प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलता पूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में अपनी बात को वो नहीं रख सकेगा, हमारी स्वतंत्रता यानी हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था सही से नहीं चल सकती, ठीक है। तो हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों की जो भी बात है, ये कहां से लिए गए? ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए। जो 1789 से 1799 तक जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इन शब्दों को कहां से लिए गए? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान में लिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला आता है शब्द समता।
ठीक है। समता, ये समता का अर्थ क्या है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान कराने का उपबंध, ये क्या कहलाता है? समता का अधिकार कहलाता है। ठीक है। यानी मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो नागरिकों का क्या वो करते हैं, वो नागरिकों को वही समता का अधिकार प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं। कौन? मौलिक अधिकार, जिसमें क्या है? विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 कहता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश का निषेध, अनुच्छेद 15 कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 कहता है। और अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ये सभी क्या है? ये हमारे समता का अधिकार देते हैं जनता को, लोकतंत्र में समता के आधार की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद एक और नवा शब्द एक और आता है सब देखने को, नवा बंधुत्व। बंधुत्व का भावना, बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना। ठीक है। संविधान में क्या है? यानी कि भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में कह जो वर्णित है, वो कहते हैं कि ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अर्थात अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? बंधुत्व की यानी विश्व बंधुत्व या भाईचारे की भावना, अनुच्छेद 51 का में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए उसमें ये वर्णित है, वही वो बंधुत्व की भावना को वो शब्द यहाँ पर साकार करता है कि हर व्यक्ति को अधिकार होगा, ये उसका कर्तव्य है कि वो धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर एक सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ये हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है। उसके बाद अखंडता शब्द जो आता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया अखंडता शब्द। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य जो के एम मुंशी के अनुसार क्या है? व्यक्ति के गौरव का अर्थ है यह संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी करता है, बल्कि वे भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है और इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों के प्रावधान बल देते हैं। तो ये तो हो गई भारत के संविधान की बात। ठीक है। संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, उन शब्दों का अर्थ क्या हुआ, उन शब्दों का क्या मतलब है, और वो शब्द कहाँ किस संविधान के किस अनुच्छेदों में उनके महत्व को वर्णित किया गया है, उसकी बात। अब बात आती है संविधान के प्रस्तावना के महत्व की। ठीक है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो प्रस्तावना क्या है? एक कहते हैं कि उस प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया जो संविधान के आधार हैं। संविधान सभा की महान और आदर्श सोच को उल्लेखित करते हैं ये सारी चीजें। इसके अलावा संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिरक्षण भी करते हैं ये सारी, ये इसकी जो प्रस्तावना है। और कहते हैं कि संविधान निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के जो अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में अगर कहें तो कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। कि कृष्णा स्वामी जी कहते हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर जी, की संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना क्या है? हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है। के एम मुंशी कहते हैं प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है, के एम मुंशी जी कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से संविधान सभा के एक अन्य सदस्य हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव, वो लिखते हैं संविधान सभा की प्रस्तावना के संबंध में, कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, ये पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते हैं। ठीक है। तो सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बर्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों की राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान देते हैं और संविधान प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा, अंग्रेज राजनीति शास्त्री ने। तो इस तरह से, और ये तो बात हो गई संविधान की। ठीक है। अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना की बात अगर आती है, देखो अब ये चीज जो आगे जो फैक्ट मिल रहा है हमको, प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न प्रकार के संशोधन भी कई बार होते रहे।
और विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में विवाद भी चलते रहे। ये विवाद किस रूप में थे, कैसे थे, इनकी अगर हम बात करें तो कई कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, संविधान प्रस्तावना को क्या मानना चाहिए, नहीं, ये सारी बातों पर संविधान में ये विवाद होते रहे, न्यायालयों में ये विवाद गए। तो प्रस्तावना को लेकर कहते हैं विवाद रहा, क्या संविधान का ये भाग है या नहीं, इस विषय के लेकर कर बहुत विवाद रहा। और ये जो केस जितने भी हुए, जो विवाद न्यायालय में बातें गई, उन पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए ये पढ़ना है। तो एक मामला गया बेरूबड़ी मामला, बेरूबड़ी संघ मामला 1960 में, ठीक है। इस मामले में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई कई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इसमें ये कहा गया, इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस किस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो वो बेरूबली बाड़ी मामला था 1960 में, जिसमें ये कहा गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा केस आया केशवानंद भारती बनाम उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इसमें 1973 में ये केस आया, ये चीज ध्यान रखना, ये 1960 में आया, ये 1973 में आया। इसमें क्या कहा था, इसमें प्रथम बार ये स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को इसमें अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। जो पूर्व व्याख्या थी उच्चतम न्यायालय की, उसको यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया और ये प्रस्तावना, और इसमें ये व्यवस्था दी गई केशवानंद भारती बनाम में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब ये केस गया था न्यायालय में तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूबली में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसमें ये कहा गया केशवानंद में कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन हमें करना चाहिए। और LIC ऑफ इंडिया मामला एक आया, ठीक है, एक आया LIC ऑफ इंडिया मामला जो आया, इसमें क्या था, 1995 में जो मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। तो एक मामला ये आया LIC मामला 1995। तो बेरूबड़ी और केशवानंद ये दोनों मामले थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे भी क्वेश्चन आता है। तो संविधान के अन्य भागों की तरह इसमें भी कहा गया कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जब अन्य भागों से पहले बनाए जा चुके थे तो प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में अनेक प्रकार के संशोधन हुए। फिर क्या था कि अब प्रश्न ये था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान के जनकों के मतों से साम्यता रखता है। तो वर्तमान समय में इसको स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है। तो दो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें निकल कर आते हैं कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, ठीक है। प्रस्तावना न विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना उन शक्तियों पर वो प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा ये कि ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये दो चीजें प्रस्तावना के संबंध में निकल कर आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से मामले में क्या क्या निर्णय दिए गए, तो इनको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, इसकी अगर बात आई तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो कहते हैं कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत जो संशोधन से संबंधित है, क्या संशोधन किया जा सकता है। तो ये प्रश्न पहली बार किसने उठाया था, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये प्रश्न के ऐतिहासिक केस जो हुआ केशवानंद भारती मामला जो 1973 में गया था, ठीक है, इसमें ये बात उठी थी कि क्या प्रस्तावना की संविधान की संशोधन की संभावना है प्रस्तावना में। तो ये विचार सामने आया, तो जिसमें कहा गया इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात सामने आई कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि कहा गया इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये 1973 में सामने आया केशवानंद भारती बनाम में।
उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और न्यायालय ने अपना मत बेरूबड़ी मामला जो 1960 में दिया था और कहा प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना को जब संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया तो इस बात को भी स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में इसके कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विशेषताओं में कि न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल उद्देश्य, मूल अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान की प्रस्तावना में निहित जो मूल विशेषताओं को उसके मतलब विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में कर सकते हैं, उसकी मूल विशेषताओं में जो अनुच्छेद 368 संशोधन के तहत होता है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसके जरिए इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इन संशोधनों को यहाँ पर वैध भी ठहराया गया। तो ये तो बात हो गई संविधान की प्रस्तावना की। तो हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाला जो टॉपिक। ठीक है।